नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एक बड़ी न्यूज़ के साथ अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूज़ अपनी जो बड़ी रहने वाली है वो न्यूज़ ये रहने वाली है कि स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है। और स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत जो आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूं, तो आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की टोटल जो वैकेंसीज दी गई हैं वो टोटल वैकेंसीज दी गई है 130, 130 पोस्टें हैं। आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो टोटल पोस्टें 130 हैं। 130 पोस्टों का अगर डिवाइडेशन अपन देखते हैं तो 130 पोस्टों में जो जनरल कैटेगरी की पोस्टें मैं बताता हूं, वो जनरल कैटेगरी की अपनी पोस्टें हैं 32। ऑल ओवर पोस्टों की बात करें, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो अपनी पोस्टें दी गई हैं सामान्य में, वो पोस्टें दी गई हैं 9। सामान्य कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ये जनरल में ये भी सामान्य की हैं, ये भी ईडब्ल्यूएस में सामान्य की हैं। इसके अलावा अपन एससी की बात करें, एससी के अंतर्गत जो सामान्य पोस्टें अपने पास दी गई हैं वो पोस्टें हैं 15। एसटी की मैं पर्टिकुलर बात करता हूं तो एसटी की पोस्टें अपने पास दी गई हैं सामान्य की, वो हैं 11। और इसके अलावा ओबीसी की बात करता हूं मैं, ओबीसी की पोस्टों की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में कॉमर्स के अंतर्गत पोस्टें हैं वो अपनी सामान्य के अंतर्गत हैं 20। और एमबीसी, एमबीसी की पोस्टें हैं 5। ये पोस्टों का डिवाइडेशन है, तो देख लीजिएगा सीटों का संदर्भ इस हिसाब से लिया गया है। हमें तो एक पोस्ट के लिए जूझना है, एक पोस्ट के लिए संघर्ष करना है, तो लग जाइए अपने प्रयास में। तो ये एक बेहद खास सूचना है अपने लिए। खुद को मोटिवेट करने का इससे बड़ा जरिया और कुछ नहीं हो सकता कि सामने अगर हमारे गोल रख दिया जाए कि हमें ये अचीव करना है, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। तो साथियों, लग जाइए तन मन धन से, जैसे भी करके हमें एक शीट को अचीव करना ही करना है। क्लियर है? चलिए, अपन चर्चा कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। 17 प्रश्नों को अपन डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे के प्रश्नों को अपन डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 अपने सामने है। प्रश्न संख्या 18 हमें क्या दे रहा है कि फर्नीचर व प्रकाशन अधिकार, प्रकाशन अधिकार पर किस विधि से ह्रास लगाना उपयुक्त रहता है। फर्नीचर एक किस प्रकार की असेट्स है? फर्नीचर एक प्रकार की फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स, सॉरी, फर्नीचर एक प्रकार की किस असेट्स है? फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स है। और प्रकाशन अधिकार, कॉपीराइट जिसको बोलते हैं, ये एक प्रकार से इनटेंजिबल असेट्स है। लेकिन इनटेंजिबल असेट्स को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, इनटेंजिबल असेट्स एक तो वो होती हैं जिनका जीवन काल निर्धारित होता है, एक वो होती हैं जिनका जीवन काल निर्धारित नहीं होता। वो मतलब इनटेंजिबल असेट्स जिनकी लाइफ टाइम को अपन काउंट कर सकते हैं, फिक्स होता है, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन ही लगाते हैं। सामान्यतः अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि अमूर्त स्थायी संपत्तियों पर क्या लगाया जाता है, तो वहां ह्रास उत्तर नहीं होगा, वहां अपलेखन होगा। लेकिन ये पूछ लिया जाए, पर्टिकुलर आपको नाम दे दिया जाए, जैसे कॉपीराइट हो गया, इसके संदर्भ में पूछ लिया जाए, पेटेंट हो गया, उसके संदर्भ में पूछ लिया जाए, तो उनका लाइफ टाइम फिक्स होती है कि पेटेंट जैसे 20 साल के लिए लिया तो 20 साल उसकी लाइफ टाइम क्या होगी? फिक्स होगी। उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें डेप्रिसिएशन लगाने की कौन सी विधि बेस्ट रहती है। तो देखिएगा, फर्नीचर और जो प्रकाशन अधिकार है, कॉपीराइट है, इन दोनों पर डेप्रिसिएशन की फर्स्ट विधि ही उपयुक्त रहती है।
स्थायी किस्त विधि उपयुक्त रहती है। क्यों? प्रश्न पूछा जाए क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आगामी वर्षों में रिपेयर का खर्चा कम आता है। जबकि मैं मोटर गाड़ी की बात कर लूं, मैं बिल्डिंग की बात कर लूं, मैं अन्य किसी असेट्स की बात कर लूं, मशीन की मैं बात कर लूं, उस पर आगामी वर्षों में ह्रास जो है वो हरा मतलब रिपेयर का जो खर्चा है वो क्या रहता है, बेहद ज्यादा रहता है। इसलिए इस प्रकार की असेट्स के लिए उपयुक्त मेथड कौन सा होगा? स्थायी किस्त विधि इसका सही उत्तर है माना जाए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, एसएलएम विधि से स्ट्रेट लाइन में एसएलएम विधि से मूल्यह्रास की दर ज्ञात करने का सूत्र क्या सूत्र क्या होगा? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है, एसएलएम विधि से स्ट्रेट लाइन मेथड से मूल्यह्रास की दर ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखिएगा एसएलएम विधि से दो प्रकार के फॉर्मूले अपने काम के हैं। एसएलएम विधि से दो प्रकार के फॉर्मूले अपने काम के हैं। एक तो कौन सा फॉर्मूला मुझे बताइएगा? पहला सूत्र अगर अपन काम में लें तो पहली बात तो है डेप्रिसिएशन निकालने का। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप बटा भाग किसका लगाते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप बटा लाइफ का। ये तो डेप्रिसिएशन निकाल लिया, लेकिन प्रश्न में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपन से पूछी है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास ह्रास आया है वार्षिक, वो ह्रास बटा कॉस्ट गुणा किसे करते हैं? 100 से। डेप्रिसिएशन बटा कॉस्ट गुणा किसे करते हैं? 100 से। अपने पास क्या आ जाता है? एसएलएम विधि से मशीन का मूल्य ह्रास आ जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाता तो उत्तर कौन सा सही हो जाता? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 हमारे सामने है। अपलिखित मूल्य विधि से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से मूल्य ह्रास की दर ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होगा? अपलिखित मूल्य विधि से मूल्य ह्रास की दर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? प्रश्न अपन से यह पूछा गया है। तो अपलिखित मूल्य विधि से मूल्य ह्रास की दर ज्ञात करने का फॉर्मूला अगर अपन बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अपलिखित मूल्य विधि में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन की रेट ज्ञात करने का अपन ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। फॉर्मूला काम में लेते हैं बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस एन रूट एस बटा सी ब्रैकेट बंद गुणा किससे करते हैं? 100 से। यहां एस क्या है? एस का मतलब स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप का मतलब अवशिष्ट, अवशिष्ट मूल्य। सी का मतलब क्या है? कोस्ट, कोस्ट यानी लागत। क्लियर है? और अपने पास एन का मतलब क्या है? एन है वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या मतलब जीवन काल। एन यानी वर्षों की संख्या, जिसे क्या कहते हैं अपन? जीवन का। क्लियर? तो ये सारी सूचनाएं हमें दे रखी हो तो फॉर्मूला अपन ये काम में लेंगे, ब्रैकेट 1 माइनस एन रूट एस बटा सी ब्रैकेट बंद इंटू किसे करते हैं? 100 से। प्रश्न संख्या 21 अपनी स्क्रीन पर है, देखिएगा प्रश्न संख्या 21 अपन से क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 21 पूछ रहा है किस विधि में ह्रास व मरम्मत व्यय प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते पर बढ़ता हुआ चला जाता है। पिछली क्लास में अपन ने इसके ऊपर एक अच्छा खासा एग्जाम्पल लेकर के इस प्रश्न को हल किया था। किस विधि में
ह्रास व्यय, मरम्मत व्यय, देखिएगा डेप्रिसिएशन तो समान रहता है एसएलएम विधि में, लेकिन रिपेयर्स का खर्चा है वो प्रति वर्ष लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। तो किस विधि की बात हो रही है यहाँ? तो विधि पूछी जाए तो ध्यान दीजिएगा कौन सी विधि में ये काम होता है। विधि पूछी जाए तो विधि आ जाएगी अपने पास कौन सी? सीधी रेखा पद्धति। इसमें ह्रास प्लस डेप्रिसिएशन, सॉरी ह्रास प्लस मरम्मत व्यय, ह्रास प्लस मरम्मत व्यय, इन दोनों का योग प्रति वर्ष क्या होता चला जाता है? बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ह्रास प्लस डेप्रिसिएशन प्रति वर्ष क्या होता चला जाता है? बताइएगा, बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, अब देखिएगा इसी से अपन दो चीजें और बना सकते हैं। ये बताइएगा किस विधि में प्रतिवर्ष ह्रास का, किस विधि में ह्रास और मरम्मत का व्यय प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते पर समान बना रहता है? समान बना रहने के संदर्भ में तो उत्तर आएगा, समान बना रहने के संदर्भ में तो उत्तर आएगा, वो तो आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, अपलिखित मूल्य विधि के संदर्भ में। और बढ़ता हुआ चला जाता है वो उत्तर आएगा, वो किस संदर्भ में आ जाएगा अपना? वो आ जाएगा अपना इस संदर्भ में, किसमें? सीधी रेखा पद्धति में, स्ट्रेट लाइन मेथड वाले कॉन्सेप्ट में आ जाए। फिर देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा क्या दे रखा आपको? भारतीय आयकर अधिनियम, भारतीय आयकर अधिनियम द्वारा किस विधि को मान्यता दी गई है? यानी इंडियन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग किस विधि को, किस मूल्य ह्रास की विधि को मान्यता प्रदान की गई है? कौन सी विधि एक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही मानी जाती है? प्रश्न अपन से ये पूछ रहा है, बताइएगा फटाफट। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? बताइएगा, इनकम टैक्स एक्ट किस विधि को मानता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को मानता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को मानता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एसएलएम विधि को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं मानता, बिल्कुल करेक्ट। वार्षिक भर्ती विधि को भी नहीं मानता, और टोटल तो हो ही नहीं सकता। तो सही उत्तर हो जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 23 की अपन बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 क्या दे रखा है? संयंत्र भूमि भवन, संयंत्र भूमि भवन आदि परिसंपत्तियों पर ह्रास लगाने की उपयुक्त विधि कौन सी है? संयंत्र भूमि भवन आदि पर परिसंपत्तियों पर ह्रास लगाने की सही विधि कौन सी? अब इन सारी चीजों को एक बार समझिएगा, ये सारी चीजें एक ही नेचर की हैं। एक ही नेचर का होने का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं प्लांट की, अगर मैं बात करूं मशीन की, अगर मैं बात करूं बिल्डिंग की, तो इन सभी चीजों पर आगामी वर्षों में, जिस वर्ष क्रय किया है उसके बाद के वर्षों में इन वर्षों, इन परिसंपत्तियों, इन परिसंपत्तियों की जो वैल्यू है उस वैल्यू पर रिपेयर का खर्चा बढ़ता हुआ चला जाता है। चाहे आप बिल्डिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप प्लांट की बात कर लीजिए, चाहे आप मशीन की बात कर लीजिएगा, हर एक असेट्स पर आगामी वर्षों में, आने वाले वर्षों में जो परिसंपत्ति है उस परिसंपत्ति पर रिपेयर का खर्चा बढ़ता चला जाएगा। अब रिपेयर का खर्चा बढ़ने के कारण यहां पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड को काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बताओ? एसएलएम विधि को काम में क्यों नहीं लेंगे? एसएलएम विधि को इसलिए काम में नहीं लेते हैं क्योंकि एसएलएम विधि में एक सबसे बड़ी हानि होती है। क्या हानि होती है? कि पीएनडल पर आगामी वर्षों में जो मरम्मत का जो खर्चा है ना, मरम्मत, मरम्मत प्लस ह्रास का खर्चा,
मरम्मत प्लस ह्रास का खर्चा P&L पर आगामी वर्षों में वो क्या रहता है, बढ़ता रहता है। जी हाँ, आगामी वर्षों में ये क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। जबकि कौन सी विधि में ये लगभग बराबर चलता है, अपन ने चर्चा कर ली थी। ये किस विधि की अपन बात करेंगे, ये अपने पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ये लगभग, यह लगभग प्रति वर्ष समान बना रहता है। किस किस का खर्चा, एक तो डेप्रिसिएशन का, प्लस दूसरा किस चीज का खर्चा बताइएगा, रिपेयर का खर्चा। ये सभी वर्षों में लगभग लगभग क्या बना रहता है, समान बना रहता है। इसलिए लेखा करने में हम उस विधि को काम में लेंगे जिसमें लगभग अपना जो खर्चा है वो खर्चा साथियों क्या आए, बराबर आए। इस रीजन से हम यहां बराबर किस्त विधि को काम में नहीं लेंगे, वार्षिक वर्ती विधि को भी काम में नहीं लेंगे, बीमा किस्त विधि को भी काम में नहीं लेंगे। तो कौन सी विधि बच गई अपने पास, अपलिखित मूल्य विधि बच गई। अपलिखित मूल्य विधि को ही काम में लिया जाए। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 24 की अपन बात करेंगे। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा, आपके सामने है। जब एक ही संपत्ति विभिन्न इकाइयों में रखी जाती है, जब व्यवसाय में एक ही संपत्ति की अनेक प्रकार की इकाइयां रखी जाए, जैसे कोई प्लांट हो गया, जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं कि एक रोड बनाने का कोई प्लांट है, रोड बनाने के प्लांट में बहुत सारी संपत्तियां एक साथ रखी जाएंगी। जैसे कि कंक्रीट मिलाने की मशीन अलग हो गई, रोड बनाने वाला रोलर है वो अलग हो गया, और बहुत सारी मशीनें एक साथ लेकर के अपन चलते हैं। उन सब मशीनों को हम एक रूप में क्या बोलेंगे, प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयंत्र बोलेंगे, प्लांट बोलेंगे। उस प्लांट में किसी एक इकाई के विक्रय हेतु कौन सा खाता खोला जाता है। किसी एक इकाई को अगर हमें सेल करना है तो उस एक इकाई को सेल करने के लिए हमें कौन सा खाता काम में लेना पड़ेगा, संपत्ति खाता, संपत्ति विक्रय खाता, क्रय विक्रय खाता या रोकड़ खाता। ध्यान दीजिएगा, जब संपत्तियां किस में रखी जाती हैं, जब जब संपत्तियां समूह में रखी जाए, किस में रखी जाए, समूह में रखी जाएगी, तो किसी एक इकाई विक्रय के लिए परिसंपत्ति विक्रय खाता खोला जाता है। परिसंपत्ति विक्रय खाता खोला जाता है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसेट्स एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। तो कौन सा खाता खोला जाएगा, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट का निर्माण किया जाता है। किस खाते का निर्माण किया जाता है साथियों, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट खाते का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 की ओर अपन बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है।
क्योंकि ये प्रश्न वही कर पाएगा जिसको असेट डिस्पोजल अकाउंट का क्रिएशन पता हो। असेट डिस्पोजल अकाउंट अपन बनाते कैसे हैं उसके बारे में सारी रूपरेखा जिस व्यक्ति को पता होगी वही इस अकाउंट को प्रिपेयर कर पाएगा, अदरवाइज प्रिपरेशन नहीं होगा। प्रश्न क्या पूछा गया है? संपत्ति विक्रय खाते से संपत्ति विक्रय पर हुई हानि के लिए प्रविष्टि की जाए। संपत्ति विक्रय खाते से संपत्ति के विक्रय पर हुई हानि के लिए प्रविष्टि की जाएगी। असेट्स को आपने सेल किया है, उस असेट्स को सेल करने से आपका लॉस हो गया, और लॉस किस संदर्भ में हुआ है? जब आपके पास असेट डिस्पोजल अकाउंट, संपत्ति विक्रय खाता हो, तो इस संदर्भ में उस हानि के लिए, उस लॉस के लिए हम क्या प्रविष्टि मेंटेन करेंगे, क्या प्रविष्टि बनाएंगे, प्रश्न अपन से ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, लॉस होगा, उस लॉस को हम किस खाते में ट्रांसफर करते हैं बताइएगा? P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए जो अपन एंट्री पास करेंगे वो एंट्री देखिएगा क्या पास होगी। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूं भी, इस संदर्भ में क्या क्या चीजें अपन को काम में लेनी पड़ेगी। असेट डिस्पोजल अकाउंट की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो असेट डिस्पोजल अकाउंट की कंडीशन में जब असेट्स को अपन ट्रांसफर यहां करते हैं तो एक अपन एंट्री बनाते हैं, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। क्लियर है? जब इसको लेके आते हैं तब, जब इस असेट्स को अपन बेचते हैं, जब इस असेट्स को अपन बेचते हैं तो बेचेंगे तब अपन एंट्री क्या करेंगे? बेचेंगे तब अपन एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। असेट्स को बेचने पर एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने इस असेट्स को बेचा और बेचने पर आपका लॉस हो गया, तो लॉस हुआ इसका मतलब हमें पैसा है वो असेट्स की वैल्यू से कम मिला है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? एंट्री अपन करेंगे इस लॉस को किस खाते में डेबिट करेंगे? P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट, ये प्रविष्टि करेंगे। और अगर मैं बोलूं कि इसके विपरीत इसी प्रश्न में, इसके विपरीत अगर इसी प्रश्न में हमें लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाए, लॉस की जगह अगर प्रॉफिट हो जाए, तो प्रॉफिट के लिए अपन क्या एंट्री करेंगे? इस प्रविष्टि की उल्टी एंट्री कर देंगे। उल्टी एंट्री करने का मतलब हो गया असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे? P&L अकाउंट कर देंगे। उसकी जगह ये प्रविष्टि अपनी मेंशन हो जाएगी। तो प्रश्न अपन से क्या पूछा गया था, उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। प्रश्न अपन से पूछा गया था कि संपत्ति के विक्रय से अगर हमें हानि हुई है और संपत्ति विक्रय खाता अपन ने खोल रखा है, तो किस खाते को तो अपन डेबिट करेंगे, मतलब किस खाते को जमा करेंगे। तो इसकी सही जो प्रविष्टि हो जाएगी वो सही प्रविष्टि क्या हो जाएगी साथियों? P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। और अगर यही लॉस हो जाता, सॉरी प्रॉफिट हो जाता, तो अपन एंट्री क्या कर देते बताओ? असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू P&L। ये मैं आपको बता चुका। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है, इस बेस पर अपन काम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की मैं बात करता हूं।
26 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रैक्टिकल प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न अपन को पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है वो देखिएगा। प्रश्न अपन से ये पूछ रखा है कि 30 सितंबर 2022 को मशीन का अपलिखित मूल्य है वो 65,000 रुपए का दे रखा है। कब? 30 सितंबर 2022 को मशीन का अपलिखित मूल्य, रिटर्न डाउन वैल्यू 65,000 रुपए की। इसका मतलब जब से खरीदा था तब से इसके ऊपर कुछ ना कुछ हरास लगा है, यही तो बात है। हरास काटने के बाद वैल्यू ये दे रखी है। परिसंपत्ति पर प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर से हरास लगाया गया, डेप्रिसिएशन लगाया गया है वो 10% पर एनम लगाया गया है। तो बताइए कि क्रय तिथि कब की है? 1 अप्रैल 2019 को इस मशीन की लागत कितनी थी? यदि हरास 31 मार्च को लगाया जाता है, विधि कहीं मेंशन नहीं कर रखी है, इस प्रश्न की विधि मैं बता देता हूं। यदि हरास एसएलएम विधि से, स्ट्रेट लाइन मेथड विधि से, यदि हरास एसएलएम विधि से प्रतिवर्ष 31 मार्च को लगाया जाता है, तो बताइए इस मशीन की लागत कितनी थी? हमारे पास ये वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, 30 सितंबर 2022 की है, हरास 31 मार्च को लगाया जाता है, मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2019 को गई है। तो हम हरास निकाल रहे हैं। हरास निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस बात का पता होना जरूरी है कि मशीन जब से आपने खरीदी थी तब से इसका हरास चार्ज होगा। मशीन आपने खरीदी है वो 1/4/2019 को खरीदी। क्लियर? कितने की मशीन खरीदी मुझे नहीं पता, मैं मशीन 100 रुपए की मान रहा हूं। पहले वर्ष का आपने हरास लगाया तो हरास की रेट 10% है, 100 का 10 कितना लगा दिया? 10, यानी 90 रुपए की मशीन बची है। वो किस तारीख को? 1/4/2020 को बची है, क्योंकि 31 मार्च को हरास लगाते हैं तो साल का एंड इतनी तारीख को ही है। अगले वर्ष का आपने हरास फिर 10 रुपए लगाया, क्योंकि एसएलएम विधि से अपना हरास लगा रहे हैं। वैल्यू बची 80 रुपए की, कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2021 को। आपने अगले वर्ष का फिर हरास लगाया और वैल्यू बचती है अपने पास कितने की? 70 रुपए की। कितनी तारीख को? 1 अप्रैल 2022 को। 1 मिनट के लिए रुकिएगा। मशीन को सेल आपने 30 सितंबर 2022 को किया, इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2022 तक आपने इस मशीन पर हरास लगाया। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 6 महीने का हरास आ गया। प्रति वर्ष हरास 12 महीने का हरास अगर अपना 10 रुपए लग रहा है तो 6 महीने का हरास कितना लग जाएगा? 5 रुपए। यानी इस तिथि को ये मशीन कितने रुपए की बताइएगा? 65 रुपए की है। यहां से इस मशीन को अपन यहां लेके आ गए। अब अपन को इस मशीन की ये वैल्यू दे रखी है, इससे हमें इसकी ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे साथियों? जो बैलेंस जिसके बराबर है उसके बट्टा में रखेंगे, गुणा उससे करेंगे जो ज्ञात करना है। तो 65,000 की वैल्यू मुझे पता है। 65,000 की वैल्यू आज के दिन 65 के बराबर है, गुणा मुझे 100 से करना है। 65 से 65 कट गया, 100 को 1000 से गुणा कर दो, वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी के बराबर 1 लाख रुपए की वैल्यू। वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी? 1 लाख रुपए की वैल्यू। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख रुपए मशीन की वैल्यू हो जाएगी। दोबारा समझिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न में सबसे पहला तो हमें यह ध्यान करना है कि कौन सी विधि से हरास लगाया जा रहा है, कौन सी विधि से हरास लगाया जा रहा है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हरास लगाया जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाया जा रहा है। और स्ट्रेट लाइन मेथड से जब भी अपन हरास लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से जब भी अपन हरास लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि एसएलएम विधि से प्रति वर्ष का वार्षिक हरास है वो बराबर रहेगा। वार्षिक हरास क्या रहेगा? बराबर रहेगा। हरास अपन ने लगाना प्रारंभ किया है वो कितनी तारीख से?
1 अप्रैल को मशीन खरीदी थी तो पहले वर्ष का ह्रास, दूसरे वर्ष का ह्रास, तीसरे वर्ष का ह्रास, और चौथे वर्ष में आपने मशीन को काम में लिया है, वो कितने माह तक काम में लिया है? आपने मशीन को मात्र काम में लिया है, वो कितने महीने? 6 महीने काम में लिए। इसका मतलब ह्रास लग जाएगा कितने महीने के लिए बताओ? 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए ह्रास लग जाएगा? 6 माह का अपना ह्रास लग जाएगा। इसलिए इस संदर्भ में अपन इस मशीन पर वैल्यू अपन 30 सितंबर 2022 को देखते हैं तो मशीन की वैल्यू अपनी बच जाती है, वो कितने की वैल्यू बच जाती है? 65 के बराबर की वैल्यू बच जाती है। कितने के बराबर वैल्यू बच जाती है? 65 के बराबर। और 65 का मान अपन को 65,000 दे रखा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपने पास इस मशीन की जो कॉस्ट वैल्यू है, वो कॉस्ट वैल्यू कितनी बच जाएगी अपने पास? 1 लाख रुपए इसकी मशीन की कॉस्ट हो जाएगी। फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 अपने सामने है। स्थायी किस्त विधि में मूल्य ह्रास लगता है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, स्थायी किस्त विधि में मूल्य ह्रास किस पर लगाया जाता है? संपत्ति के लागत मूल्य पर, संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य पर, संपत्ति के बाजार मूल्य पर, या निम्न में से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, स्थायी किस्त विधि को अपन बोलते हैं एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको अपन बोलते हैं, या फिक्स्ड जो किस्त विधि के नाम से भी इसको अपन जान सकते हैं। इस विधि में हमेशा ह्रास लगता है संपत्ति के लागत मूल्य पर। ह्रास किस पर लगेगा? संपत्ति के लागत मूल्य पर ह्रास लगेगा। और जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसमें हमेशा ह्रास बताओ किस पर लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमेशा ह्रास लगता है, वो लगता है संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य पर। तो सॉरी, संपत्ति के अपलिखित मूल्य पर, न कि अवशिष्ट मूल्य पर। यहां इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? संपत्ति के लागत मूल्य पर यह ह्रास लगाया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 वो है साथियों जो प्रश्न अपने पेपर में आया था। आज एक बार फिर से आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आज जारी हुई है। आज तारीख कितनी है? ध्यान दीजिएगा, आज 28 तारीख है। 28 अप्रैल को वैकेंसी आ रही है अभी अपनी। 28 अप्रैल 2022 को वैकेंसी जारी हो चुकी है। पोस्टें मैं आपको फिर याद दिला दूं क्योंकि मेरा काम है आपको याद दिलाना। 130 पोस्टें हैं जिन पोस्टों पर हमें संघर्ष करना है और हमें मात्र एक पोस्ट को लेके आना है। तो अपने लिए 130 तो 129 तो बाफर पोस्टें बढ़ी है, यानी हमें तो एक पोस्ट से मतलब है। तो इसी संदर्भ में पीछे जो वैकेंसी आई थी उस पेपर में एक प्रश्न छपा था, वही प्रश्न आपके सामने अभी स्क्रीन पर है। प्रश्न था एसएलएम मेथड का। 2 प्रश्न आए थे पीछे वाले पेपर में। दोनों प्रश्नों को मैं आज यहां जिक्र में ले रहा हूं, दोनों प्रश्नों की चर्चा मैं कर रहा हूं। क्या प्रश्न पूछे गए थे साथियों? देखिएगा, पहला प्रश्न जो छपा था वो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न ये था कि एक परिसंपत्ति, एक संपत्ति जो है उसका घटते हुए शेष की पद्धति के आधार पर 10% की दर से वार्षिक ह्रास 3 वर्षों का ह्रास लगाने के बाद अपलिखित मूल्य यदि 3,93,660 है। अपलिखित मूल्य कितना है? 3,93,660 है। तो बताइए इस मशीन का लागत मूल्य कितना होगा? तो इस मशीन का लागत मूल्य कितना होगा? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है कि इस मशीन का लागत मूल्य बताइएगा साथियों कितना है। बताइएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को। एक तो बेसिक तरीका है इस प्रश्न को करने का। क्या बेसिक तरीका बताइएगा? हमें ये मानना है कि माना इसकी लागत, माना लागत मैं मान रहा हूं इसका कितना, 100 रुपए की थी। कितने की लागत थी? 100 रुपए की। पहले साल का ह्रास लेस किया 10 रुपए, वैल्यू कितनी बच गई? 90। सेकेंड ईयर का आपने ह्रास लेस किया, नो, वैल्यू बच गई 81। और तीसरे साल का आपने फिर ह्रास लेस किया 8.1, तो वैल्यू अपने पास कितनी बच रही है यहां?
₹72.90। वैल्यू कितनी बच रही है? ₹72.90। अपने पास जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू दे रखी है प्रश्न में देखो, अपने पास वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू दे रखी है 3,39,660 की वैल्यू दे रखी है। ये 3,39,000 सॉरी 3,93,660 की जो वैल्यू है वो बताओ किसके इक्वल है? 72.9 के इक्वल है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, अपने पास मशीन की कॉस्ट आ जाएगी। यानी हमें पता है कि ये अपलिखित मूल्य है, तो यानी 3,93,660 बट्टा में मैं क्या रखूंगा बताओ? बट्टा में मैं रखता हूं 72.9 मल्टीप्लाई 100, अपना आंसर आ जाएगा 5,40,000। 5,40,000 इस मशीन की जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट का उत्तर अपना आ जाएगा। बताइएगा बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? किस हिसाब से अपन ने प्रश्न का उत्तर निकाला है वो आपके सामने है। हमने इसकी वैल्यू ले ली साथियों, और वैल्यू का पुटअप जो अपने किया है, वैल्यू का वैल्यूएशन किया है, वो किस आधार पे कर लिया? एक तो करने का तरीका ये, और एक तरीका ये है कि जो वैल्यू है वो 90 के बराबर है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर अपने पास जो वैल्यू है उसको फिर वापस किससे गुणा करो? 100 से गुणा करो, फिर वो वैल्यू है उसको फिर 100 से गुणा करो। यानी इसके अलावा अगर आप इस प्रश्न को करना चाहो तो एक फॉर्मूला अपन इसमें और काम में लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं देखिएगा। एक फॉर्मूला अपन क्या काम में लेते हैं कि अपने पास वैल्यू दे रखी है 3,93,660, इसको मैं गुणा करता हूं 100/90 के, क्योंकि ये 90 के बराबर है, फिर गुणा करता हूं 100/90 के, और फिर गुणा करता हूं 100/90 के। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो भी अपने पास वैल्यू कितनी आएगी? 5,40,000 की ही वैल्यू निकल के आती है। तो कोई सा भी मेथड आप यूज कर लीजिएगा, अपन को तो मतलब प्रश्न सही करने से, प्रश्न सही अपना होना चाहिए, किसी भी सूरत में प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए, अपना मूल मोटिव यही होना चाहिए साथियों। तो इसी मोटिव के साथ हमें काम करना है, और वो मैंने आपको बता दिए दोनों तरीके इसको करने के, कौन कौन से तरीके अपन काम में ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 29 जो है, उस 29 नंबर प्रश्न में देखो हमें क्या दे रखा है कि एक स्थायी संपत्ति की लागत 2 लाख रुपए की है, तथा इसका अपलिखित मूल्य, रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 1,30,000 रुपए की दे रखी है। स्थायी संपत्ति की लागत है वो 2 लाख रुपए की, और इसका अपलिखित जो मूल्य है, वो अपलिखित मूल्य अपन को कितना दे रखा है साथियों? अपलिखित मूल्य अपन को दे रखा है, वो दे रखा है 1,30,000 रुपए। और अब यदि इसे 2,20,000 में बेचा जाए, 2,20,000 में बेचा जाए, तो स्थायी संपत्ति के निपटारे पर क्या परिणाम निकल करके आएगा? प्रश्न ये पूछा गया है। बताइए ये किस कॉन्सेप्ट का प्रश्न है? प्रश्न ये पूंजीगत व आयगत लाभों के संदर्भ का है। परिसंपत्ति के विक्रय पर होने वाले लाभ को, कौन से को तो पूंजीगत में रखोगे, कौन से को आयगत में रखोगे, उस संदर्भ का प्रश्न है। तो उसे उसी लेवल पर हम टेकल करते हैं। देखिएगा क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा आपके साथ जरूर करूंगा। इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि संपत्ति के विक्रय पर आयगत व पूंजीगत लाभ का विभाजन अपन कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आयगत और पूंजीगत लाभ के विभाजन का सीधा सा तरीका यह है, पूंजीगत लाभ वो होगा, पूंजीगत लाभ वो होगा जो कि लागत से ज्यादा है।
यानी विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। अगर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य कुछ अंतर बच रहा है तो वो पूंजीगत लाभ होगा, और जो विक्रय मूल्य लागत से कम का है वो कौन सा हो जाएगा, अपना आयगत लाभ हो जाएगा। कौन सा लाभ हो जाएगा, आयगत। तो आयगत लाभ का संदर्भ मैं क्या लूंगा, आयगत लाभ का संदर्भ लूंगा मैं लागत माइनस अपलिखित मूल्य। लागत माइनस अपलिखित मूल्य। जैसे एक एग्जांपल से मैं ये समझाता हूं, फिर अपन उस प्रश्न पे आ रहे हैं। मैं ये मानता हूं किसी संपत्ति की कॉस्ट 100 रुपए की है, 100 रुपए की कॉस्ट है, इसका रिटर्न डाउन वैल्यू आज के दिन इसका अपलिखित मूल्य वो 70 रुपए है, और आप इसको 110 रुपए में बेच रहे हो। इसको आपने कितने में बेचा, 110 में बेचा। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा लाभ तो आयगत होगा और कितना लाभ पूंजीगत होगा। कैसे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल अपन डिवाइड कर सकते हैं। बताओ कैसे डिवाइड करेंगे भाई। डिवाइड अपन ऐसे कर सकते हैं सर इसमें कि 110 है, उसमें से सबसे पहले तो मुझे ये छांटना है कि पूंजीगत लाभ कितना। पूंजीगत लाभ छांटने का तरीका क्या है, कोस्ट से कितना ज्यादा, तो 110 माइनस 100, कोस्ट से ज्यादा कितना साथियों, 10 रुपए का लाभ तो कौन सा हो जाएगा, पूंजीगत लाभ हो जाएगा। 10 रुपए का लाभ तो कौन सा हो जाएगा, पूंजीगत लाभ हो जाएगा। आयगत लाभ की मैं बात करता हूं तो आयगत लाभ कौन सा हो जाएगा अपना, बताओ। आयगत लाभ की मैं बात करता हूं तो आयगत लाभ होगा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। यानी 100 माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 70, यानी 30 आयगत लाभ, और 10 कौन सा हो जाएगा, पूंजीगत लाभ हो जाएगा। तो अब मैं प्रश्न की ओर वापस बढ़ रहा हूं। प्रश्न हमें क्या कह रहा था, अब इसका उत्तर आप फटाफट मुझे दीजिएगा। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसने बोला कि संपत्ति की लागत जो है, संपत्ति की जो लागत है वो लागत दर की थी 2 लाख रुपए की, ठीक है। अपलिखित मूल्य है वो अपलिखित मूल्य दर का था 1,23,000, जबकि बेचा कितने में गया था, 2,20,000। तो सबसे पहले पूंजीगत लाभ बताओ कितना, 2,20,000 में बेचा गया था, 2 लाख की कॉस्ट की चीज, इसका मतलब पूंजीगत लाभ कितना हो जाएगा, 20,000। ऑप्शन पकड़ लो भाई, वो ऑप्शन वो कैच करो जिसमें अपन को लाभ दे रखा है पूंजीगत, वो 20,000 का दे रखा है। इसका मतलब इन तीनों में से पूंजीगत लाभ का ऑप्शन 20,000 का, पहले में तो 90,000 का है, दूसरे में पूंजीगत लाभ है ही नहीं, तीसरे में पूंजीगत लाभ 20,000 का है, चौथे में 20,000 का है, लेकिन आयगत लाभ है तो ये होगा नहीं। तो यहीं से पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी है। फिर भी मैं दूसरा कंपेरिजन और कर लेता हूं। आयगत लाभ का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू। तो कॉस्ट माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू करता हूं तो 2 लाख माइनस 1,30,000 किया, वैल्यू बच रही है 70,000 का, आयगत लाभ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, कि 70,000 का तो आयगत लाभ और 20,000 का कौन सा लाभ हो जाएगा, पूंजीगत लाभ। ऐसे प्रश्न पेपर में हमें देखने को मिलेंगे साथियों, इस बार भी पेपर में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न है, मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है। मूल्यह्रास लगाने की विधि में साथियों परिवर्तन संभव होने के लिए पहली स्थिति है कानूनी आदेश द्वारा, बिल्कुल हो सकता है। कानून अगर ऑर्डर दे दे तो किसी का कोई बस नहीं चलता, ऑप्शन नंबर ए। लेखा मानदंडों की पालना करने के लिए अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले, बिल्कुल सही है। नई विधि से ह्रास लगाने से, अगर वित्तीय स्थिति, वित्तीय विवरण उचित स्थिति प्रकट करते हो, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सभी चीजें परिवर्तन के लिए लागू होंगी। प्रश्न क्या है एक बार फिर देखिएगा। प्रश्न हमें ये पूछ रहा था कि मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन कैसे संभव होगा। तो ये चारों तरीके हैं वो परिवर्तन की अप्लाई हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये अपनी एक सीरीज थी जिसमें अपने मूल्यह्रास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। साथियों बाकी की अपनी चर्चा नेक्स्ट क्लासों में जारी रहेगी। आप सभी को आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की आगामी शुभकामनाएं साथियों। थैंक यू।